हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी हम लोग देख लिए, आईआर देख लिए, इकोनॉमी की एक लेसन आ चुकी है जिसमें कि हम लोग कुछ टॉपिक्स को वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट देखे थे कि डेफिसिट जो हमारे कंट्री में बढ़ते जा रही है, एक्सपेंडिचर सरकार की बढ़ रही है, तो उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सस्पेंशन की बात की गई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट्स के बारे में, कि इसको कुछ समय के लिए यहाँ पे आपका जो है सस्पेंड किया गया, तो इसके बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस यहाँ पे 2020 लाया गया है, तो इसके बारे में क्या अभी बातें रखी गई है, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, कुछ और भी देख लेंगे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बारे में, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में। तो देखते हैं कि किस तरीके से टाइम होती है और कितने टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर पाते हैं। तो रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। बात करते हैं हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 की। तो ये ऑर्डिनेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन है, सेशन पार्लियामेंट की सेशन अभी नहीं चल रही है। तो इसलिए इस समय क्या होता है कि कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट हो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे हक है कि वो सेंटर में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ऑर्डिनेंस कहा गया। ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 6 मंथ तक ही होती है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये जो है आपका लैप्स कर जाता है, लेकिन उसके बाद जो है या फिर उसके पहले भी पार्लियामेंट से पास कराना इसे ज़रूरत होता है। तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो कि ऑर्डिनेंस के बारे में। ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में कहा क्या जा रहा है, क्या क्या यहाँ पे की फीचर्स रखा गया है। ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में देखेंगे। रिसेंटली प्रेसिडेंट के द्वारा ये आपका बनाया गया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपका जो पहले का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसी को अमेंड करने के लिए लाया गया, जिसमें कि बैंकों की कुछ फंक्शंस को रेगुलेट किया जाएगा। कुछ डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि लाइसेंस वगैरह की बात की जाएगी, मैनेजमेंट हो गया आपका, कैसे बैंकों की यहाँ पे ऑपरेशन करनी है। तो ये सारी ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल जो है आपका किस कानून के तहत चलता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत चलता है। इसका एम है कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सबको यहाँ पे एक साथ लेकर आना है, वो भी डायरेक्ट सुपरविजन। आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी जो सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री के, तो इनके डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर जो है सारे यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आना है। पहले क्या था कि पंजाब और जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस देखने को मिला। क्यों देखने को मिला पीएमसी बैंक क्राइसिस? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इरेगुलेटरीज थी। यहाँ पे लोन वगैरह की बात करें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना लोन लिया गया है, कितना यहाँ पे रीपेमेंट किया गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इरेगुलेटरीज था इस तरीके का। एक्सेसिव लेंडिंग दे दिया गया, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे जो है लोन वगैरह दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें से क्या हो पाया कि यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसकी यहाँ पे पुअर मैनेजमेंट के बारे में पता चला, इसके पुअर रेगुलेशन के बारे में पता चला। तो ये जो आपका पीएमसी बैंक जब यहाँ पे क्राइसिस हुआ, तो इसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए बैंकों के यहाँ पे रेगुलेशंस को लेकर, बैंकों के मॉनिटरिंग को लेकर। तो इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इस तरीके का कदम उठाया गया है। साथ ही रिसेंटली आरबीआई के द्वारा कुछ लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है, दो कोऑपरेटिव बैंक का भी, जैसे कि ये मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि गोवा का है, और सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, जो कि इसकी पुअर परफॉर्मेंस के कारण जो है इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है कि यहाँ पे आरबीआई को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने के लिए कि वो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है उसको रेगुलेट करे, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 यहाँ पे बनाया गया। और पहले जो था वो बैंकिंग रेगुलेशंस बिल 2020 को इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो सका। उसके पहले ये कोविड-19 के कारण जो है आपका यहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया। ठीक है, तो अभी इसलिए इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि अब आप लोग समझ रहे हो कि कोविड-19 का सिचुएशन है, इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात निकल कर आ गया कि कैसे बैंकों के रेगुलेशंस और कैसे बैंकों का यहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह करना है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को और ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है और यहाँ पे आपका रेगुलेट करने के लिए भी ज़रूरत है। तो की फीचर्स देखते हैं। ये जो इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाया जाता है, इसमें किस किस बातों का ध्यान रखा गया है। ये जो आपका अध्यादेश, हिंदी में इसको कहते हैं अध्यादेश। ओके, तो अध्यादेश में क्या है कि आरबीआई को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे स्कीम बना सकते हैं जिससे कि यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज़ को एमलगेमेट करे या फिर रिकंस्ट्रक्ट करे बिना किसी मोराटोरियम को इम्पोज करते हुए। यानी कि अगर यहाँ पे लगता है आरबीआई को कि जो भी यहाँ पे बैंक है तो उसको एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं या फिर बैंक को जो है ना फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, अगर उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम ऐसा नीड लगता है। तो पहले क्या था कि आरबीआई जो है ना फर्स्ट प्लेस थे बैंक में, जो कि मोराटोरियम के अंदर, जिसमें कि पहले उनको कुछ
स्कीम्स जो कि स्ट्रेस्ड बैंक थे, जो बैंक यहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिस बैंक में बहुत ज़्यादा घाटा चल रहा था, तो वो सारे बैंकों के लिए जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट बनाते थे और फर्स्ट प्लेस यहाँ पे रखा जाता था आरबीआई के सामने। लेकिन अब क्या है कि आरबीआई को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है कि वो यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज को बिना किसी मोरेटोरियम के वो यहाँ पे एमेलगेमेट कर सकते हैं या फिर रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि इस ओरिजिनल एक्ट के तहत देखें तो जो मोरेटोरियम के टाइम में, तो मोरेटोरियम कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि टेम्पररी अगर किसी भी चीज़ को जो है आपका रोक दिया जाता है फंक्शनिंग को, या फिर किसी भी चीज़ों को आपका अगर रोक दिया जाता है, जैसे बैंकों की फंक्शनिंग को रोक दिया जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उसको यहाँ पे मोरेटोरियम कहते हैं। तो नो लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट बैंक फॉर अ पीरियड अप टू 6 मंथ। यानी कि जब मोरेटोरियम चलता है, यानी कि टेम्परेरी आपका कोई भी एक्टिविटीज़ को अगर आपका रोका जाता है आरबीआई के द्वारा, ओरिजिनल एक्ट में क्या था तब उस समय कोई भी लीगल एक्शन जो है इनिशिएट नहीं किया जा सकता बैंक के अगेंस्ट में, और ना ही ये कंटिन्यू किया जा सकता बैंक के अगेंस्ट में, वो भी 6 महीने के लिए। साथ ही साथ बैंक जो है ना किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं कर सकती, ना ही बैंकों को यहाँ पे कुछ भी लिएबिलिटीज़ डिस्चार्ज करना है इस 6 महीने में। इस ऑर्डिनेंस में जो नया कानून लाया गया है इसमें क्या है कि मोरेटोरियम के टाइम में, यानी कि जब यहाँ पे टेम्पररी पीरियड के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड किया जाता है, तो बैंक जो है ना कोई भी लोन नहीं ग्रांट कर सकते और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में आपका जो है बैंकों के द्वारा किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये वन मोर पॉइंट है जो कि ऐड किया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू। अगर देखें तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को ये अलाउ किया गया है कि वो इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल जो शेयर है उसको वो शेयर कर सकते हैं, स्पेशल जो शेयर है उसको इशू कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड जो डिबेंचर है और जो बॉन्ड है उसको पहले यहाँ पे आरबीआई के अप्रूवल के साथ ही वो यहाँ पे जो है आपका इशू कर सकते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड जो डिबेंचर और बॉन्ड क्या हो गया कि वही है कि बैंकों को अगर मनी की ज़रूरत होती है मतलब कि मनी रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड भी इशू करते हैं, और सरकार के द्वारा भी ये इशू कराया जाता है बैंकों के द्वारा भी, तो बैंकों के थ्रू भी सरकार के द्वारा भी ये इशू कराया जाता है। लेकिन अब इस तरीके का क्या है कि आरबीआई के पहले अप्रूवल के साथ ही ये काम हो सकता है। ऑर्डिनेंस में ये भी कहा गया है कि आरबीआई जो है अब सुपरसीड कर सकते हैं, यानी कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो यहाँ पे बोर्ड है उसको भी सुपरसीड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपका स्टेट लॉ के अधीन रजिस्टर्ड है, लेकिन इससे पहले जो उस स्टेट गवर्नमेंट है उससे कंसर्न करके। इस कानून के तहत ये भी अलाउ किया गया है यहाँ पे कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्हीं को बस यहाँ पे पहले जो है अलाउ किया गया था, लेकिन अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी अलाउ किया गया है कि वो इस स्टेट लॉ के अंदर जो है ना आरबीआई इसमें भी, इसके भी बोर्ड में भी सुपरसीड कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस में क्या है कि जो आज के डेट में स्टेट रजिस्ट्रार, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टेट रजिस्ट्रार है उनकी जो एग्जिस्टिंग पावर है उसको ये ऑर्डिनेंस जो है ना यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा, उनके एग्जिस्टिंग पावर को जो है अफेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही इस अमेंडमेंट से क्या है ना कि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सर्विस है उसमें इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्ट और जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं दिया जा रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो उसमें भी ये आपका जो है अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जिसमें कि आपका नया नया बात यहाँ पे क्या ऐड किया गया। सबसे पहले आप लोग देखो कि पहले क्या था कि मोरेटोरियम टाइम में जो है ना कोई भी लीगल एक्शन आपका इनिशिएट नहीं होता था, ना ही इस बैंक के अगेंस्ट में कोई भी आपका जो है लीगल एक्शन 6 महीने के लिए अगेंस्ट आपका जो है ये इसको आगे लेकर जाया जा सके। अभी क्या है कि इसमें आपका कोई बैंक जो है ना लेंड भी नहीं कर सकते, यानी कि बैंक जो है लोन भी नहीं दे सकते, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते। अभी क्या ऐड किया गया है कि यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है ना वो सारे तरीके के शेयर को इशू भी कर सकते हैं, और लेकिन बॉन्ड वगैरह अगर इशू करना है तो वो जो है यहाँ पे आरबीआई के पहले प्रायर अप्रूवल के थ्रू जो है ये शेयर बॉन्ड वगैरह इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है कि पहले यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को अलाउ किया गया था, जिसमें कि आरबीआई जो है उनके बोर्ड में सुपरसीड कर सकते हैं, उनके बोर्ड में बैठ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी बोर्ड में वो बैठ सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ चेंजेस किया गया है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स फिगर है, इसको देखिएगा। कोऑपरेटिव बैंक जो है एक फिनेंशियल एंटिटीज़ होता है जो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव बेसिस पे ही आपका स्टैब्लिश किया गया है और ये उनके मेंबर से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव बैंक यानी कि कस्टमर जो कोऑपरेटिव बैंक के है वो भी यहाँ पे ओनर हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोग को पता है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया था, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बैंक बनाया गया है कि लोगों को जो है ना कोऑपरेट करने के लिए बैंक बनाया गया है। तो अगर इसमें कोई भी कस्टमर है तो वो अपने आप को इसका ओनर भी मान सकते हैं। दो तरीके से कोऑपरेटिव बैंक है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में है, एक अर्बन क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो वो भी दो तरीके का है, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशन है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर
क्रेडिट सोसाइटी है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल बैंक है। प्राइमरी यहाँ पे कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर रूरल बैंक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर अर्बन में देखें तो यहाँ पे स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक दिखते हैं। स्टेट सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट जो है कोऑपरेटिव बैंक दिखते हैं। तो ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, इसमें भी आपका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करें तो इसको एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा ही रजिस्टर किया जाता है। जो भी प्रोविजन या तो यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में दिया गया है या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में दिया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें इंडिया में तो ये ड्यूअल रेगुलेशन है, यानी कि आरबीआई भी इसको रेगुलेट करते हैं, साथ ही यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार है उनके द्वारा भी यहाँ पे आपका रेगुलेट किया जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक भी रेगुलेट करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में बात करें तो बैंकिंग ऑपरेशन अगर यहाँ पे देखें तो आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और सुपरवाइज भी किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि दो कानून हैं, जैसे कि पहला है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग लॉज एक्ट 1955। इन दोनों के थ्रू जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पे गवर्न किया जाता है। जो भी रूल्स रेगुलेशन है ये दोनों कानून के तहत जो है इसमें चलता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट देखें इस तरीके का जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के है उसके थ्रू चलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में पता होना चाहिए। अब बेनिफिट क्या है, इस तरीके का ऑर्डिनेंस तो ले आया गया, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड किया गया, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा ये समझते हैं। सबसे पहला क्या है ना कि जो बैंकों को मोरेटोरियम के अंदर रखा जाता था, तो इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक और कॉन्फिडेंस जो लॉस होता था उसकी डर होती थी हमेशा कि कॉन्फिडेंस लॉस हो सकता है बैंकिंग सिस्टम में या फिर पैनिक सिचुएशन आ सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी ना कि अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोरेटोरियम के अंदर क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे कोलैप्स बंद कर दिया जाता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ में यहाँ जो बंद किया गया है कि अब यहाँ पे लोन भी नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया जाएगा, तो ये भी बात देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आरबीआई को यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है कि अब वो यहाँ पे जितने भी स्ट्रेस्ड बैंक है, यानी कि जितना भी आप लोग देखते हो कि अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं बैंक, तो उसमें भी वो डील कर सकते हैं बिना किसी पैनिक सिचुएशन के कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपका डिसरप्ट हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम के बिना भी आरबीआई जो है ना अब वो यहाँ पे इंटरप्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर इस ऑर्डिनेंस के साथ देखें तो बैंकिंग रेगुलेशंस जो है इसमें आप देखोगे कि सुपरमेसी इंजॉय किया जाएगा, वो भी कोऑपरेटिव बैंक में। तो आरबीआई का जो पावर है तो वो यहाँ पे है कि मैनेजमेंट को रिमूव कर सकते हैं या फिर कुछ प्लान्स को वो देख सकते हैं जिसके थ्रू कोऑपरेटिव बैंक को अगर उनको डिसॉल्व करना है, ख़त्म करना है या फिर मर्ज करना है, तो वो इस तरीके का भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये इससे क्या है कि ये प्रोविजन से क्या है ना कि कोऑपरेटिव बैंक को ये अलाउ किया गया है कि वो सिक्योरिटीज़ के थ्रू भी अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आरबीआई की जुरिस्डिक्शंस देखें तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है कोऑपरेटिव बैंक के काम करने के तरीके में, और यहाँ पे जो भी डिपॉजिटर है उनकी इंटरेस्ट अगर देखें तो उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करने का भी बात किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें पंजाब और महाराष्ट्र जो बैंक आपका पूरी तरीके से क्राइसिस हो गया था, तो वहाँ पे लोगों की जितनी भी डिपॉजिट्स थी तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहा था। पहले कहा जा रहा था कि कुछ दिन तक आप सिर्फ 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हो, देन आफ्टर इट हैज़ इंक्रीज टू 50,000। तो इस तरीके का काम किया गया था। तो इसमें सबसे पहला बात क्या होता है ना कि बैंक अगर डूबते हैं तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स के पैसे होते हैं ना वो डूब जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी है। एटलीस्ट यहाँ पे जो कस्टमर के डिपॉजिट्स है तो उसको भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट है। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहला है कि स्ट्रक्चर इशू है, यानी कि बहुत सारे अगर आप लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में देखोगे तो सिंगल ब्रांच ही बैंक है, सिर्फ एक ही ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो रिस्क है, एसेट रिस्क है, उसको को रिलेट करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे आप लोग देखिए कि एसबीआई है, इसकी कितनी सारी शाखाएं आपको देखने को मिलती है, हर एक क्षेत्र में आपको शाखाएं देखने को मिलती है। तो एक बैंक में, एक ब्रांच में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है, एसेट रिस्क है, पैसे की अगर कमी हो रही है, तो वो दूसरे ब्रांच से ना लेन देन भी करते हैं। लेकिन अगर कोई भी बैंक अगर सिंगल ब्रांच बैंक होता है तो उसमें काफ़ी तरीके का प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब है कि इंटायर जो बैंक है ना वो पूरी तरीके से बैठ जाएगा, उसको कहीं से भी सहायता नहीं मिल पाता है। सेकंड प्रॉब्लम है ऑपरेशनल इशू। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है अगर दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में देखें। जैसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, पेमेंट बैंक है, एनबीएफसी है, तो इन सब के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। और साथ ही साइमल्टेनियस जुरिस्डिक्शन है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, और यहाँ पे देखें तो इसमें दोनों जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है तो उसमें भी जुरिस्डिक्शंस है।
और आरबीआई जो है ना वो यहाँ पे पैरेलल या फिर ओवरलैपिंग के जैसा वो देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफाइड डायक्टोमी नहीं है उनके रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में। तो ये भी एक आपको चैलेंजेस ही देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट इशू देखें तो बहुत सारे अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है वो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ही डोमिनेट हो रहे हैं, जिससे कि आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इनके फंक्शनिंग में जो है ना इंटरफेयर कर होते हुए भी देखने को मिलेगा। यानी कि अपॉइंटमेंट भी उनको किया जाता है जिनका ज़्यादा फेवर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो है आपका इस तरीके का भी चीज़ जो है आपका एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल क्या क्या इशू है, स्ट्रक्चर इशू है, ऑपरेशनल इशू है, और जुरिस्डिक्शन इशू है, और मैनेजमेंट इशू है। तो ये सारे इश्यूज हम लोग देख लिए। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एक फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जैसा कि हम लोग देखें मैनेजमेंट इशू है, जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो फेवरेटिज्म के बेसिस में होता है, जो फेवर करते हैं जिनको ज़्यादा माना जाता है वो सारे लोगों को यहाँ पे ऊंचे पोस्ट में बैठाया जाता है। तो इस तरीके का काम भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, एक फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। एफिशिएंसी को अगर इंक्रीज़ करना है आपको बैंकों का, अगर बैंकों की ट्रांसपेरेंसी और बैंकों का यहाँ पे फेयरनेस अगर प्रमोट करना है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ना वहाँ पे भी आपको देखना चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसी को यहाँ पे प्रमोट करें। साथ ही इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, जैसा कि यहाँ पे माधव राव कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो ऑडिट है ना वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा ही करना चाहिए, जो कि कमर्शियल बैंक जैसे होते हैं। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा भी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में प्रपोज किया गया था, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या था कि जो लिक्विडिटी और जो कैपिटल सपोर्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंबर्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाना है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना है। साथ ही ये जो ऑर्डिनेंस है इससे आपका आरबीआई को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिला है कि अब वो यहाँ पे अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको बेटर तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई को ये भी ज़रूरत है कि इसकी जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी है वो भी और भी ज़्यादा इसमें बढ़ना चाहिए। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, इसमें आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूरे ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में पता चला है, और इसमें तो आपको जो बेसिक चीज़ है वो पता चला, साथ ही साथ यहाँ पे जो कानून किस लिए लाया गया है, इसमें क्या नया फीचर्स लाया गया है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये है क्या, रिसेंटली आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो यहाँ पे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट फंड बना रहे हैं। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है क्या। इसमें 500 करोड़ रखा गया है, जिसमें कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ सेल को डिप्लॉय करना है, पॉइंट ऑफ सेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है उसको इंकरेज करने के लिए यहाँ पे आपका 500 करोड़ रखा गया है, और ये फिजिकल और डिजिटल मोड में। तो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता क्या है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि बिना, जब भी आप लोग दुकान जाते हो तो वहाँ पे आप लोग जो है यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, बट समटाइम्स आपके पास सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड होता है जिसके थ्रू आप चाहते हो कि बस वैसे ही आप लोग जो है पेमेंट कर दो बिना किसी कैश वगैरह को दिए हुए। तो आपको एक मशीन दिया जाता है उस शॉपकीपर के द्वारा, जिसमें कि आप लोग अपने कार्ड को स्वाइप करते हो और उसमें से आपका ऑटोमेटिक जो है जितने भी अमाउंट होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो बस वो सिंपल सा आपका होता है, जिसमें क्या है ना कि आज की डेट में कोविड-19 को देखते हुए और हमारा एक मोटिव भी है डिजिटल इंडिया, जिसमें कि पूरी डिजिटाइज करनी है, लेस कैश इकॉनमी होना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसे कम करना है। पैसे कम करना है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ में जो है रिक्वायर्ड इनकम नहीं होगी, इनकम होना है, लेकिन पैसे का कम इस्तेमाल, मतलब कि जो पैसे के फॉर्म में जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हर एक चीज़ को कैश में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कम करना है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आपको हर एक दुकान में नहीं देखने को मिलेगा, जितने भी मल्टी सिटीज़ है, जो भी आपको मेट्रो सिटीज़ देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपको सारे शॉप में लगभग आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ इस तरीके का पीओएस मशीन आपको मिलेगा। लेकिन जो छोटे छोटे जगह पे है या फिर आप लोग विलेज एरिया में भी देखोगे तो वहाँ पे पीओएस मशीन आपको सारे दुकान में नहीं देखने को मिलता है। तो कैश विड्रॉवल का ये फैसिलिटी है पीओएस टर्मिनल में। कार्ड होल्डर जो है ना वो यहाँ पे कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके का डेबिट कार्ड या फिर ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड को इस्तेमाल करके, जो कि बैंकों के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का बात करें तो उसको यहाँ पे इस फैसिलिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये आप लोग पॉइंट जो है ना ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड को स्वाइप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग सिर्फ डेबिट कार्ड को ही स्वाइप कर सकते हैं। कैश को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं पीओएस टर्मिनल में, और वो भी यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी, साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को भी यूज़ करके, जो कि आपके पास कार्ड होता है उसको भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या फिर यूपीआई वगैरह जैसे भीम हो गया, गूगल पे हो गया, तो इस तरीके का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये आपका बेसिकली किस लिए लाया गया है, क्या यहाँ पे आपका फंडा है वो ध्यान रखना है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का।
आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के द्वारा इनिशियल कंट्रीब्यूशन रखा गया है 250 करोड़ का, और साथ ही साथ ये जो है हाफ ऑफ द फंड को कवर किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, और रिमेनिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कार्ड इशूइंग जो बैंक होंगे और जो कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर होंगे उनके द्वारा यहाँ पे देना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फंडिंग कैसे कैसे दिया जा रहा है इस तरीके के फंड में। तो आरबीआई यहाँ पे हाफ दे रहे हैं, और हाफ जो है जो भी कार्ड इशू करते हैं ना बैंक उनके तरफ से, और जो कार्ड नेटवर्क को यहाँ पे मेंटेन करते हैं उसके तरफ से। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आपका रिकरिंग कंट्रीब्यूशन भी रिसीव किया जाएगा, जिसमें कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है कार्ड इशूइंग बैंक या फिर कार्ड नेटवर्क के द्वारा, तो वो भी यहाँ पे आपका दिया जाएगा, यानी कि जो भी खर्चा है वो भी यहाँ पे आपके देंगे। ठीक है, फिर इस फंड की बात करें तो इसको यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू भी गवर्न किया जा सकता है, मैनेज के, और आरबीआई के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। यहाँ पे जो ये फंड आपका सेटअप किया जा रहा है ना, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है जो कि पहले के जो डिजिटल पेमेंट के यहाँ पे कमेटी बनाए गए थे नंदन नीलेकानी, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था कि इस तरीके के फ़ंड को सेटअप करना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग बेटर तरीके से पीओएस टर्मिनल को डिप्लॉय कर सके, पीओएस मशीन का इस्तेमाल को इनकरेज कर सके। तो ये कमेटी आपको याद रखना है, नंदन नीलेकन कमेटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आरबीआई के द्वारा भी अनाउंस किया गया था कि एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट बैंक को सेटअप करेंगे, जिसके थ्रू जो लास्ट माइल पेमेंट नेटवर्क है रूरल इंडिया में वो यहाँ पे आपका इम्प्रूव हो सके। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इस कमेटी के बारे में बात की है, तो इस कमेटी के बारे में कुछ और भी रिकमेंडेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला इनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है उसको हटा देना चाहिए पीओएस डिवाइस से, यानी कि जिस कंट्री से हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगता है। जब कोई ड्यूटीज़ लग जाता है ना किसी भी मटेरियल में तो उसकी कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे हटाना चाहिए। जीएसटी का यहाँ पे छुटकारा देना चाहिए जो भी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज हैं, और जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे अगर 5,000 तक हो रहा है तो उसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। गवर्नमेंट पेमेंट जो है ना वो यहाँ पे डिजिटल मीन से ही होना चाहिए, जैसे कि पेमेंट अगर हम लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर का कर रहे हैं, डीबीटी कर रहे हैं, किसी के बैंक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र पैसा कर रहे हैं, सैलरी आ रहा है या फिर पेंशन देना है, तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के द्वारा पेमेंट किया जाता है ये यहाँ पे डिजिटल मीन से ही करना चाहिए, वो चीज़ बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पे जो वैलिडेशन सर्विस है उसका भी इस्तेमाल होना है, जैसे कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसको भी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इंसिडेंस है यानी कि जो ट्रांजैक्शन फेल्योर का जो इंसिडेंस है वो यहाँ पे कम हो सके। जैसे कि आप लोग को देखने को मिलता है कि जब भी आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो तो समटाइम्स आपकी जो है ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि ट्रस्ट डेफिसिट होता है कहीं ना कहीं, जो भी यूज़र्स यहाँ पे इस तरीके का पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड इस्तेमाल करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। साथ ही एक डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, और ये पर्टिकुलरली आपका जो है ना उन वल्नरेबल लैंग्वेज में हो, सॉरी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में हो, यानी कि लोकल लैंग्वेज में हो। जो भी आपका रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, जैसे कि एक एरिया है उसमें अगर आप लोग मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया है, उसमें आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी दिया गया है, वहाँ के शॉप में पीओएस मशीन है, अगर वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर वो देख रहे हैं तो वो अपनी ही लैंग्वेज में जो है वो वहाँ पे अपनी दिक्कत को बता सके, तो ये सारा काम करना चाहिए। डिजिटल पेमेंट सब कमेटी है, इसको सेटअप करना चाहिए स्टेट लेवल में, जिससे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको सही तरीके से मैप कर सके, गैप वगैरह आइडेंटिफाई कर सके। आरबीआई को भी यहाँ पे ज़रूरत है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूजन जो इंडेक्स है उसको डेवलप करे, जिसके थ्रू जो डिफरेंट एरिया है उसको वो यहाँ पे कंपेयर कर सके। तो ये सारा काम करना ज़रूरी है, जिससे कि बेटर तरीके से जो है यहाँ पे और काम हो सके। तो ये सारा रिकमेंडेशन दिया गया था नंदन नीलेकानी कमेटी के द्वारा, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या लगाया जा रहा है, यानी कि किस पर्पस के लिए ये फंड लाया जा रहा है, ये तो समझ में आ गया। इससे क्या बेनिफिट होगा ये देख लेते हैं। इससे काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि पीओएस जो टर्मिनल है ना उसको हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ से हम लोग टीयर 3 टीयर 6 सिटीज़ तक जो है ना यहाँ पे हम लोग इसको शिफ्ट कर पाएंगे, और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक भी हम लोग पहुँचा पाएंगे जहाँ तक नहीं पहुँचा है। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट में जो फिलिप देखने को मिलता है वो यहाँ पे मिल पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में इंप्रूव हो पाएगी, स्पेशली जो अंडर सर्व्ड एरिया है। अगर एसएनपी ग्लोबल इंडिया के द्वारा देखें तो कार्ड एंड जो मोबाइल पेमेंट है एज परसेंटेज ऑफ कितना है, तो ये बढ़ चुका है, जीडीपी का 20% हो चुका है। साथ ही अगर इस फंड की बात करें तो इससे क्या है ना कि मर्चेंट बेस भी आपका इंक्रीज़ होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, जिससे कि ये बेटर होगा। तो ये फंड के बारे में ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया फंड क्रिएट होता है तो उससे क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझिए।
इंडिया के द्वारा जो है अटेम्प्ट किया जा रहा है कि कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया का जो मॉडल है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसी को यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। तो ये है क्या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यानी कि बायलैटरल आप समझ सकते हो जब दो कंट्री के बीच में, दो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो स्टेक होल्डर के बीच में जब कोई भी मीटिंग होती है तो उसको बायलैटरल कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, जो कि ट्रीटी आपका ये होगा दो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें एम होगा कि दोनों कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है और दोनों कंट्री के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये काम किया जा रहा है। ये ट्रीटी में क्या है ना कि कुछ कंडीशन को इम्पोज किया जा रहा है रेगुलेटरी बिहेवियर में, यानी कि जो होस्ट स्टेट है उसके द्वारा यहाँ पे आपका जो रेगुलेशन किया जा रहा है उसी में कुछ कंडीशन इम्पोज किया जा रहा है। कुछ कंडीशंस अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला है कि होस्ट स्टेट को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो यहाँ पे एक्सप्रोप्रिएटिंग करें, यानी कि प्रॉपर्टी ले ओनर से, ठीक है। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट वो यहाँ नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पे रोका जा रहा है कि एडुकेट कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इम्पोज लगाया जा रहा है, कुछ ऑब्लिगेशन है होस्ट स्टेट के ऊपर कि वो यहाँ पे फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट लेकर चले फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। मान लीजिए कि इंडिया और यूएस के बीच में इस तरीके का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किया जा रहा है, तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अगर दोनों कंट्री के बीच में किया जा रहा है तो इंडिया यहाँ पे होस्ट स्टेट है, तो इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिससे कि वो अपने ओनर का ही प्रॉपर्टी ले ले, और किसी भी तरीके का अगर घाटा हो रहा है तो एडिक्वेट कंपनसेशन देने की बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशन भी लगाया गया है होस्ट स्टेट में कि वो यहाँ पे फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से। साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ फंड को भी अलाउ किया गया है कुछ कंडीशंस के थ्रू, और साथ ही यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे कुछ केसेस ले सकते हैं होस्ट स्टेट के अगेंस्ट में, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर भी है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का, जिसके आप लोग देखोगे कि इन्वेस्टर स्टेट जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसके तहत है, और यहाँ पे डिस्प्यूट रिड्रेसल होना चाहिए जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो इस तरीके का मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने में कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अराइज हो सकता है होस्ट स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में। तो अगर उस तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो यहाँ पे उसको रिजॉल्व करने के लिए भी आपका एक यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बनाया गया, जिसके थ्रू जो भी डिस्प्यूट होना है उसको यहाँ पे आपका सेटलमेंट किया जाएगा अगर दोनों कंट्री के बीच में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी तरीके का डिस्प्यूट है तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये वर्ल्ड का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ही बनाया गया है। इसको 1966 में आपका स्टैब्लिश किया गया है, और कुछ कन्वेंशन लाके, जैसे कि कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, वो भी लीगल अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है तो। और साथ ही इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया है अब तक 155 कंट्रीज़ के द्वारा। लेकिन हाँ, इस कन्वेंशन का इंडिया पार्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस कन्वेंशन का इंडिया पार्ट नहीं है। अब इंडिया के साथ यहाँ पे देखते हैं कि बायलैटरल हालचाल है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इंडिया के द्वारा ये जो है ना स्टार्ट किया गया था कि बीआईटी को साइन करना, वो भी अर्ली 1990s में। और फर्स्ट बीआईटी इस तरीके का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो साइन किया गया था वो हम लोग यूके के साथ साइन किए थे 1994 में। तब से इंडिया जो है ना इस तरीके के साइन कर रहे हैं, और अब तक 84 कंट्रीज़ के साथ हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ से अगर कोई इन्वेस्टर्स जैसे यूके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी इंटरेस्ट को भी आपका सेव कर सके, और अगर यूके से कोई इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी यहाँ पे सेव कर सके। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ की बात करें तो इसमें एक मेजर ड्राइवर है, वो है एफडीआई इनफ्लो का। आप लोगों को ये पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कहने का मतलब है कि जैसे इंडिया से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारी कुछ कंपनी अगर यूएस में, यूके में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एफडीआई की बात करें इंडिया में तो वो इंक्रीज़ हो चुका है $4 से, यानी कि $4,000 मिलियन से अब कितना है कि $43,000 मिलियन तक है। तो यानी कि हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इस चीज़ की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो दो तरीके के रूट से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक को कहते हैं ऑटोमेटिक रूट, एक को कहते हैं यहाँ पे आपका गवर्नमेंट रूट। तो गवर्नमेंट रूट से क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ता है। बट व्हाट अबाउट ऑटोमेटिक रूट कि उनको यहाँ पे अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, वो आराम से आकर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से ये फ़ायदा होता है। सेकंड है कि यहाँ पे पेनल्टी भी दिया जाता है, यानी कि जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा अगर लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स जो है किसी गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका जो है कुछ प्रॉफिट वगैरह वो यहाँ पे निकाल रहे हैं, या फिर कुछ और भी गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो है पेनल्टी भी इम्पोज किया जाता है। इंडिया के द्वारा न्यू मॉडल जो बायलैटरल ट्रीटी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी था उसको 2016 में अडॉप्ट किया गया था, और इसी से क्या हुआ ना कि हम लोग प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लेकर चले। यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच कहने का मतलब है कि हम लोग की कंट्री में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके प्रोटेक्ट करने को हम लोग पहले यहाँ पे महत्व समझ रहे हैं।
तो इससे क्या हुआ कि जब से इसको अडॉप्ट किए हैं तब से इंडिया जो है यूनिलैटरल टर्मिनेटेड है, यानी कि 66 ओल्ड यहाँ पे BIT हम लोग को देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2019 के बीच में। तब से इंडिया के द्वारा सिर्फ 3 ही ट्रीटीज़ यहाँ पे साइन किया गया और अब तक यहाँ पे कोई भी फोर्स में नहीं आया है। साइन कर लिया गया है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। करंट सिनेरियो अगर इन्वेस्टमेंट का इंडिया में देखें तो इंडिया का रैंक आप देखोगे टॉप 10 कंट्रीज़ में काउंट होता है FDI के लिए, कि हमारे कंट्री में जो FDI आता है हम लोग टॉप 10 कंट्रीज़ में काउंट होते हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग में देखें तो हमारे यहाँ 63 रैंक है। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी 2% है हमारे GDP का। FDI इक्विटी फ्लो की बात करें इंडिया में तो ये 2019 से 20 में तो ये $49.9 बिलियन तक का ही हुआ है, ठीक है, यानी $50 बिलियन तक का, ये आप देख सकते हो। लेकिन ये आपका कम देखने को मिलेगा जितना हमारे यहाँ जो है रेमिटांस आता है। रेमिटांस कहने का मतलब है कि जितनी इंडियन ओरिजिन पीपल है जो बाहर जाकर काम करते हैं, मान लीजिए US में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ से उनको अर्निंग मिल रहा है, वो वापस इंडिया भेजते हैं, तो इसको रेमिटांस कहते हैं। तो रेमिटांस हमारे यहाँ $83 बिलियन है और रेमिटांस रिसीव करने में इंडिया टॉप नंबर पे है। लेकिन FDI की बात करें तो अभी भी हम लोग टॉप 10 के ही अंदर आते हैं, टॉप में नहीं है। की फीचर क्या है और कंसर्न क्या है इंडिया के यहाँ पे मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का? सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर आपका डिफाइन किया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इन्वेस्टमेंट को कहा जा रहा है कि किसी भी आपका जो यहाँ पे इंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन के ऊपर जो ब्रॉड एसेट बेस्ड डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ना कि इंटरप्राइज के बेसिस पे यहाँ पे डेफिनेशन लाया गया है, जिसमें कि इंटरप्राइज जो है वो यहाँ पे साथ लाया जा रहा है, वो भी एसेट को लेकर। कंसर्न क्या है कि डेफिनेशन बहुत ही वेग क्राइटेरिया है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि इंटरप्राइज लिखा है, इंटरप्राइज का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन इसमें आ सकते हैं, इंडिविजुअल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इस तरीके से क्लियर नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम निकल कर आया है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सेकंड है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN, ये प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ में। इसका एम यही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसमें कि जो होस्ट स्टेट है उनको यहाँ पे रोका गया है कि आप किसी भी इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इंडिया का मॉडल अगर हम लोग देखें BIT का तो वो कम्प्लीटली इस तरीके के MFN क्लॉज को यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि इंडिया में अगर हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे US को फेवर करेंगे, ना कि यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान को फेवर करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो। इसलिए हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ जो यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें MFN का जो इशू है, फंडा है, वो हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। सेकेंड है कि फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। जो भी तरीके का गलत अगर होस्ट स्टेट के द्वारा यहाँ पे अगर किसी भी गलत तरीके का अगर मेजर्स लिया जाता है तो उनसे उनको प्रोटेक्ट करना है। हमारे यहाँ का जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें इस तरीके का फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का प्रोविजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इस तरीके का जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है वो इस तरीके की प्रोविजन में भी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली लेवल पे वो इंटरप्रेट करते हैं। इसमें कुछ प्रोविजन भी आपका रखा गया है जैसे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या है कि कंट्री को रोका जाता है कि आप लोग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ मेजर्स लेकर आए, जिससे कि अगर यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की अगर वायलेशन हो रही है तो इसमें से भी कुछ मेजर्स लेकर आना है, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ही यहाँ पे आपका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। कंसर्न यही है कि ये नैरो अप्रोच है, ये नैरो यहाँ पे आपका जो है अप्रोच लिया गया है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग अपने इंडिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। ISDS मैकेनिज्म की तरफ से देखें तो इसमें क्या है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है ये 2016 का जो मॉडल है ना इंडिया के द्वारा क्वालिफाई किया गया है कि कंसर्न लेंगे वो भी ISDC से, और यहाँ पे एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ एक्वायर करके। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फर्स्ट यहाँ पे लोकल रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट करना होगा, और वो भी 5 साल तक, जब वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को कमेंस करेंगे तब। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है इन्वेस्टमेंट को लेकर तो पहले आप लोकल जितने भी रेमेडीज़ है उसको आप 5 साल तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना है तो पहले आप लोकल रेमेडी ही लीजिए, आप लोग अपने ही कंट्री के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिससे भी बात करना है उससे बात करके अपने डिस्प्यूट को सेटल कीजिए, तब आप लोग इंटरनेशनल कानून की तरफ जा सकते हैं। कंसर्न क्या है कि हमारे यहाँ पे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट है, इंडिया करेंटली रैंक कर रहे हैं 190 कंट्री से 163 कंट्री में। ईज़ ऑफ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने में हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे रैंक है। तो इसलिए इससे क्या होता है ना कि इन्फोर्स करने के लिए क्या होता है कि कोई भी तरीके का अगर डिस्प्यूट अराइज होता है और वो इंटरनेशनल बॉडी में चला जाता है तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। ऐसा
लगता है कि नहीं हम लोग अपने कंट्री के डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है और वो हमारे कंट्री में नहीं चाहते इन्वेस्ट करना। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये प्रोविज़न रखा गया है कि किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट है इन्वेस्टमेंट को लेकर तो हम लोग अपने ही कंट्री में जो भी प्रोविज़न है उसके तहत ही इसको जो है रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल बॉडी के पास नहीं जाना है इस तरीके के इशू लेकर, जिससे कि पूरा आपका जो है ना एकदम से हल्ला हो जाता है, सारी बातें बाहर निकल कर आ जाती है। वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि एज़ पर स्टडीज़ में देखें तो अभी भी एविडेंस है कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिजिम है इंडिया में उसके द्वारा बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। एक बैलेंस्ड यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होना चाहिए जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प हो कि वो आराम से आकर और ईजी मोड में आकर इंडिया में काम कर सके। इंडिया जो है ना वो इम्पोर्टर ही नहीं है बट एक्सपोर्टर है कैपिटल का भी, तो एक प्रोटेक्शनिस्ट जो प्रोविज़न है इस तरीके का बीआईटी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं जो है रेसिप्रोकेटेड करता है होस्ट स्टेट को, और इससे जो प्रोटेक्शन है इंडियन कंपनीज़ का अब्रॉड में तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें जो बीआईटी है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में, तो ये एज्यूम करता है इंपॉर्टेंस क्योंकि लार्जर गोल है इंडिया का वो भी गुड गवर्नेंस के लिए, और इससे रूल ऑफ लॉ भी स्ट्रेंथन होता है। इंडिया की डिज़ायर देखें तो जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है इंक्रीज़ हो, तो स्पेशली अगर कुछ प्रोजेक्ट के अंदर देखें जैसे कि हमारे यहाँ का मेक इन इंडिया है कि हम लोग अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट कर सके, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ है जिसको कि हम लोग मोर अप्रोच यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आ सके। साथ ही अब बात अगर आगे बढ़ाए और देखें कि अभी जैसे कि कोविड-19 है, तो बात करें हम लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज की, तो यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेवरेबल डिसीजंस ले सके एफडीआई के लिए। नाउ जो ग्लोबल कंपनीज़ है वो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है ना चाइना से निकाल रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 में आपको पता है कि चाइना के द्वारा जो है चाइना में इतना ज़्यादा जो है सिचुएशन ख़राब है, तो इन्वेस्टर्स जो है वहाँ से निकल रहे हैं और कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम लोग अपने बीआईटी मॉडल को रिव्यू करें और एक जो ये हमारे प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है उससे और ज़्यादा आगे बढ़ के एक प्रैग्मेटिक वन में हम लोग आए, यानी कि सारे लोगों को जो है यहाँ पे हम लोग उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचें, ना कि अपने ही कंट्री में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचें। तो इस तरीके का यहाँ पे बात बताया जा रहा है, बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है क्योंकि अभी आप लोग हाई टाइम देख रहे हो कि काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो मूव अवे हो चुकी है यहाँ पे चाइना से, तो बेटर है कि हम लोग अपने कंट्रीज़ में एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट दिखाए, एक अच्छा खासा पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सके, इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस मेंटेन हो सके, और क्या ही चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग को बेटर तरीके से फोकस करना चाहिए। सो ये रही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आप लोग सिंपल वर्ड में यही समझने का कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है दो कंट्री के बीच में, और मेनली जो है ना हम लोग अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की इस तरीके से जो मॉडल लेकर आए हैं इससे हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट ही बढ़ेगा। इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसको हम लोग यहाँ पे साथ नहीं दे रहे, यानी कि जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है उसके हम लोग पार्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसलिए पार्ट नहीं है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके का अगर हमारे यहाँ का बीआईटी मॉडल में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो हमारे ही कंट्री में जो है रिजॉल्व हो जाए। इससे क्या होता है ना, अगर हमारे कंट्री में रिजॉल्व नहीं होता है, इंटरनेशनल बॉडी के पास ये चला जाता है केस, तो उससे किसी भी कंट्री की जो छवि है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है और इन्वेस्टर्स हर्ट हो जाते हैं। सो ये सारा काम नहीं करना है, इसलिए हम लोग उस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। साथ ही डिटेल में आप लोग समझ गए कि हम लोग अपने कंट्री में एफडीआई इनफ्लो कराना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो है ना हर एक फील्ड में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग एंड नॉट सो मच अप टू द मार्क, तो इसलिए हम लोग को उस पर ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। साथ ही इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, ये आपका फैक्ट एंड फिगर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी इनकी फीचर्स क्या क्या ऐड किया गया है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड में भी बहुत अच्छा बात बताया गया है कि ये अभी हाई टाइम है कि हम लोग को अपने मॉडल पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा प्रोग्राम है तो उसको यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। काफ़ी प्रोग्राम के बारे में आप लोग को डिटेल में पता चलेगा, और किस किस प्रोग्राम को क्यों यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, किस पर्सपेक्टिव में कंपेयर किया जा रहा है, हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो बस लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।